हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास की हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर। ये वाला जो चैप्टर है इसके काफी सारे टॉपिक हमने कवर किए हैं। आज हम इसमें एक न्यू टॉपिक करेंगे, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। इससे पहले हमने जो टॉपिक कवर किया था उसमें था कि जो सिविल डिसओबीडियंस चल रहा था उसकी जो लिमिटेशन थी उसको किया था, एंड साथ ही साथ किन लोगों ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। लाइक पीजेंट्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, इंडस्ट्रियल वर्कर थे, इन सभी ने फर्स्टली तो पार्टिसिपेट किया था। एंड दोबारा क्या हुआ था, महात्मा गांधी ने उसको रीलॉन्च किया था, और रीलॉन्च करने के बाद उसमें कुछ लिमिटेशन आई थी और कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने दोबारा उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। और वो जो चैप्टर था ऑलमोस्ट वहां पर फिनिश हो गया था। अब यहाँ से एक न्यू टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, जो ये हमें बताएगा कि जो कंट्री है वो एक नेशन कैसे बनी और लोगों के अंदर जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो किस तरीके से एमर्ज होकर आई। इन्हीं सारी चीजों को समझने के लिए आज हम इस वाले टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो आज का देखिए हमारा न्यू टॉपिक क्या है। आज का हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग का मतलब क्या होता है कि जो लोग हैं वो कैसे कलेक्ट हुए और उनके अंदर जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी, जो नेशन को लेकर नेशनलिज्म की फीलिंग थी, वो किस तरीके से एमर्ज होकर उनके अंदर आई। देखिए ऐसे ही तो किसी के अंदर किसी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं आ जाती है ना, तो सेम बात नेशन के लिए भी है। तो नेशन को लेकर लोगों में फीलिंग्स क्यों आएगी, ऐसी क्या सिचुएशन बनी थी कि जो लोग जो थे उनको एक नेशन लगने लगा था। पहले तो वो उसको एक नेशन नहीं मान रहे थे ना, फिर धीरे 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 जो सिचुएशन थी, जो कंडीशन थी, वो इस टाइप की होने लगी कि जो लोग थे वो अपने देश को एक नेशन मानने लगे थे। ऐसी क्या चीजें थी, तो वही देखिए, पीपल बिगेन टू बिलीव दैट दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम नेशन। जो लोग थे वो लोग क्या समझने लगे थे, उनको ये पता चल गया था कि वो जितने भी लोग हैं ना, एक कंट्री में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी एक सेम नेशन से बिलोंग करते हैं। किससे बिलोंग करते हैं? एक ही पूरा एक नेशन है और सारे के सारे इसी एक नेशन से बिलोंग करते हैं। देखिए अगर 10 लोग किसी सेम जगह पर रह रहे हैं, वो बेसिक डिफरेंट डिफरेंट पीपल हो, डिफरेंट स्टेट हो, डिफरेंट रिलीजन हो, डिफरेंट कास्ट हो, बट उसके बाद में भी अगर वो सारे के सारे एक सेम प्लेस पर रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए उनमें फीलिंग्स आ जाती है। वो रीजन क्या होता है? रीजन होता है कि वो सभी एक जगह पर रह रहे हैं। तो जब हम 10 लोग मिलकर किसी एक सिंगल प्लेस पर रहते हैं, हमारा बेसिक ब्लड रिलेशन ना हो, हम पड़ोसी ना हो, नेबर ना हो, बट उसके बाद भी हमारे एक दूसरे के लिए हमारे अंदर जो फीलिंग्स है वो इमर्ज हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि हम सब काफी टाइम से एक ही जगह पर रह रहे हैं। तो यहाँ पर भी यही था कि जो फीलिंग स्टार्ट हुई थी, शुरुआत जो थी इस फीलिंग की नेशन के लिए, वो सबसे पहले क्या हुई थी? सेम नेशन की वजह से, कि हम जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे एक जगह पर रहते हैं। When they discovered some unity that binds them together, और उनके अंदर जो डिस्कवर्ड चीजें हुई, जो यूनिटी डिस्कवर हुई, उस यूनिटी ने उनको एक साथ बांध कर रखा। उनको लगा कि हम सब एक जगह पर रहते हैं तो हम सब एक जैसे ही है। इसके लिए ये जो फीलिंग थी उनके अंदर, ये जो यूनिटी वाली चीज थी, उसने क्या करा? एक दूसरे को ऐसे बांध के रखा हुआ था। हम एक ही देश के लोग हैं, एक ही साथ रह रहे हैं। और जो स्ट्रगल था, वो पूरा का पूरा जो स्ट्रगल था ब्रिटिशर्स को भेजने के लिए इंडिया से बाहर, जो वो स्ट्रगल कर रहे थे, जितने भी मूवमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, वो सभी लोगों ने मिलकर किया। देखिए ऐसी सिचुएशन है, मैं भी प्रॉब्लम में हूँ, ये भी प्रॉब्लम में है और ये भी प्रॉब्लम में, हम तीनों ही क्या है? प्रॉब्लम में। और हम तीनों को प्रॉब्लम सामने वाले पर्सन ने डाला है, तो हम तीनों ना चाहते हुए भी ना एक साथ आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमें तीनों को मिलकर उस सामने वाले पर्सन को हराना है। तो हम सामने वालों को हराने के लिए या सामने वालों को प्रॉब्लम में डालने के लिए हम तीनों को एक आना पड़ेगा। तो हम तीनों में कॉमन क्या है? हम तीनों में कॉमन ये है कि हम तीनों सेम प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं। वैसे ही इंडिया का भी सीन था। इंडिया में जितने भी लोग थे उन सबकी प्रॉब्लम क्या थी? ब्रिटिशर्स। सब जो स्ट्रगल कर रहे थे, जो फेस कर रहे थे सिचुएशन, वो किसके अकॉर्डिंग कर रहे थे? ब्रिटिशर्स के। ब्रिटिशर्स ने ही सभी को प्रॉब्लम में डाला था। तो ये जो स्ट्रगल था, उनको पता था मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, ये भी स्ट्रगल कर रहे हैं और ये भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हम क्यों ना सारे के सारे एक साथ मिल जाएं, एक साथ मिलकर जिसने हमें प्रॉब्लम में डाला हम उसको ही भगा दें। तो जब ये वाली चीज लोगों के अंदर आई तो वो एक यूनिटी में आ गए।
ठीक है, क्योंकि सबने सेम स्ट्रगल को फेस किया था, जितने भी लोग थे सब एक ही स्ट्रगल को फेस कर रहे थे, तो उसी के चलते वो सारे के सारे एक यूनिटी में बंध गए थे, क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी, सबकी सेम थी। हाउ डिड पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज के जो लोग हैं, डिफरेंट रीजन के लोग हैं, डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप के लोग हैं, डेवलप अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। तो देखिए जो रीजन डिफरेंट थे, लैंग्वेज डिफरेंट थी, कास्ट डिफरेंट थी, रिलीजन डिफरेंट थे, इन सब डिफरेंसेस होने के बाद भी वो लोग एक यूनिटी में कैसे आए, एक जो कलेक्टिव थी, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, वो कैसे एमर्ज होकर आई थी। सब लोग डिफरेंट थे, डिफरेंट प्लेस, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कल्चर, सब कुछ डिफरेंट था, बट उसके बाद भी वो सारे के सारे लोग एक यूनिटी में कैसे बंधे, तो यही चीजें हम धीरे धीरे आगे कवर करेंगे। वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेस थ्रू विच नेशनलिज्म कैप्चर पीपल्स इमेजिनेशन, लोगों के इमेजिनेशन में ये नेशनलिज्म कैसे कैप्चर हुआ, लोगों को कैसे लगा कि उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आनी चाहिए। हिस्ट्री एंड फिक्शन, और इसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले किया था वो था हमारी हिस्ट्री का, हमारे फिक्शन का, क्योंकि हम सबकी हिस्ट्री क्या है, सेम है। अब देखिए जो अब हमारी जनरेशन जो है, जो हम लोग हैं, हम लोगों को क्या लगता है, देखो मैं हूँ, आप हो, हम सभी जब अपनी हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हम सभी के अंदर एक हेट की फीलिंग एमर्ज होती है ब्रिटिशर्स के लिए। देखो उस टाइम पे हम नहीं थे, जब ब्रिटिशर्स ने रूल करा हम लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, बट उसके बाद भी अगर आज हम अपनी हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर ब्रिटिशर्स के लिए एक गुस्सा निकल कर आता है, हमें उनके ऊपर गुस्सा आता है। क्यों आता है? क्योंकि हम इस देश के लोग हैं, हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने हमारे देश के ऊपर, हमारे देश के लोगों के ऊपर जो अत्याचार किया है, उसी के लिए हमारे अंदर उनके लिए एक नफरत एमर्ज होकर आती है। तो हिस्ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि सबकी जो हिस्ट्री थी इंडिया में रहने वाले लोगों की, उनकी हिस्ट्री सभी की सेम है, और सेम हिस्ट्री के चलते हमें ये पता है कि सबने सेम ही स्ट्रगल को फेस किया है। उनके फिक्शन हो गए, फॉकलोर हो गए, शोज हो गए, पॉपुलर प्रिंट्स हो गए एंड सिंबल्स हो गए, ऑल प्लेड अ पार्ट इन द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। इन सभी का एक इम्पोर्टेंट, एक की रोल होता है नेशनलिज्म को मेक करने के लिए, नेशनलिज्म की फीलिंग को बनाने के लिए। ऐसा नहीं है कि जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो किसी पर्टिकुलर थिंग से आ सकती है, उसमें इन सारी चीजों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे प्रिंट, हम फोटोग्राफ देखते हैं किसी का, अगर हम मान लो कोई आर्मी ऑफिसर है, ठीक है, उनका कोई पोर्ट्रेट है या फोटोग्राफ है, हम उस फोटो को देख रहे हैं और उसमें क्या है, कोई दूसरी कंट्री का उसको मार रहा है बुरी तरीके से, तो हमारे अंदर इंटरनली क्या होता है, उसको देखकर मतलब बहुत सैडनेस सी फीलिंग आती है। क्यों? हमारा तो रिलेटिव नहीं है वो, बट फिर भी क्यों आ रही है? क्योंकि वो जो ऑफिसर है वो हमारे कंट्री का है, वो जो लड़ रहा है, जो वॉर कर रहा है, वो हमारे लिए कर रहा है, तो जिसको हम इमोशनली उससे अटैच हो जाते हैं। यही होती है फीलिंग नेशनलिज्म की। आप इसको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आपकी जो फीलिंग्स निकल कर आती है, इमोशंस जो होते हैं, वही नेशन के लिए फीलिंग होती है। ठीक है, जैसे हम कोई सॉन्ग सुनते हैं, देशभक्ति गाने, जब देशभक्ति गीत हम सुनते हैं तो उस गाने को सुनते सुनते अपने आप आंसू आने लग जाते हैं कि हमारे जो हिस्ट्री में जो लोग थे, हमारे जो एंशिएंट टाइम में जो लोग थे, ठीक है, उन लोगों ने कितना फेस की थी प्रॉब्लम को। कोई मूवी देखने लगता है, उस मूवी में हम क्या देख रहे हैं कि दूसरी कंट्री, जैसे कौन सी मूवी है, बॉर्डर है, उसमें पाकिस्तान वालों ने बहुत मतलब बुरी तरीके से इंडियंस को मारा था, तो उस सिचुएशन को देख के हम इमोशन हो जाते हैं। जो ये इमोशनल वाली फीलिंग्स होती है, यही तो नेशनलिज्म होता है। ठीक है, कुछ भी देशभक्ति गाना चलता है तो हमें एक प्राउड वाली फीलिंग आती है। तो यही सारी जो फीलिंग्स है किसको एमर्ज करके दिखाती है, नेशनलिज्म का एमर्जेंस को दिखाती है। ठीक है, कि क्या हुआ है, नेशनलिज्म हुआ है। तो आगे नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे क्या है हमारा, नेक्स्ट है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, हाउ पीपल डेवलप अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। ये हमारे बाल गंगाधर तिलक, देखिए द बाल गंगाधर तिलक एंड अर्लियर 20th सेंचुरी प्रिंट, नोटिस हाउ तिलक इज सराउंडेड बाय सिंबल्स ऑफ यूनिटी, द स्कैड इंस्टीट्यूशन ऑफ डिफरेंट फेथ्स, टेंपल, चर्च, मस्जिद, फ्रेम द सेंट्रल फिगर। तो इसमें ये जो बाल गंगाधर तिलक है, इनके चारों साइड ही देखिए ये कुछ फिगर्स बने हुए हैं। इन फिगर्स में आप क्या देखोगे, ये एक अकेले पर्सन यूनिटी को दिखा रहे हैं। इनके सराउंडेड जो सिंबल्स है ना, वो टेंपल्स है, चर्च है, मस्जिद, ठीक है, ये सेंट्रल फिगर में इनका फ्रेम है, इनकी फोटो है, और इनके जो चारों साइड है ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस को दिखाते हैं, जो ये शो करते हैं कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम कितने भी डिफरेंट हो जाए फिर भी हम सब एक यूनिटी में ही रहेंगे। ओके, तो ये हमें एक यूनिटी, एक सिंबल में बांधना सिखाते हैं कि हम सब डिफरेंट डिफरेंट होने के बाद भी सभी लोग एक साथ हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा कल्चरल प्रोसेस, हिस्ट्री एंड फिक्शन, फॉकलोर एंड सॉन्ग्स
popular prints and symbols all played a part in the making of nationalism. अब कल्चरल प्रोसेस देखिए, अभी हमने सिर्फ इतना समझा है कि जो नेशनलिज्म की फीलिंग होती है वो किस तरीके से एमर्ज होती है, फिर साथ ही हमने बाल गंगाधर तिलक के बारे में भी पढ़ा। जो बाल गंगाधर तिलक थे उनका क्या था, वो एक फ्रेम में खड़े थे और उस फ्रेम के चारों साइड जो थे वो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस थे, वो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस के बीच में थे। तो उनका जो ये फ्रेम था वो डिफरेंट रिलीजियस के लिए ये शो कर रहा था कि डिफरेंट रिलीजियस हो या डिफरेंट कास्ट हो, डिफरेंट कल्चर हो, उसके बाद भी हम सब एक यूनिटी में ही बंधे हुए हैं, क्योंकि जो स्ट्रगल है वो हम सभी ने सेम फेस किया है, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे के साथ आए थे। अब सेम है कल्चरल प्रोसेस। ये तो चीजें थी कि लोग एक यूनिटी में कैसे हैं। अब हम कल्चरल प्रोसेस को समझेंगे कि कल्चरल प्रोसेस के थ्रू किस तरीके से लोग एक यूनिटी में आते हैं, ऐसी क्या चीजें होती हैं जो उनको पास लाने की कोशिश करती हैं। तो कल्चरल प्रोसेस में क्या है, हिस्ट्री एंड फिक्शन। ये हम देख चुके हैं कि जो हिस्ट्री होती है, फिक्शन होते हैं, फॉकलोर होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं और पॉपुलर प्रिंट्स होते हैं, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट और की रोल प्ले करती है किसमें, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म में। भारत माता, भारत माता का जो पोर्ट्रेट है, ठीक है, भारत माता का जो पोर्ट्रेट है, भारत माता सिंबल बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय डिसाइड द आइडिया ऑफ सिंबल इन हिज बुक ऑफ फ्रेज पैट्रियोटिक फीलिंग्स अमंग हिंदू। पहले पर्सन थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जिन्होंने भारत माता का जो फिगर था वो फॉर्म किया था। उन्होंने सिर्फ उसका निर्माण किया था, उस फिगर को फॉर्म किया हुआ था किसने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सिंबल बनाया था उन्होंने अपनी बुक में, ठीक है, उनकी जो बुक थी सिंबल इन हिज बुक ऑफ रेज पैट्रियोटिक फीलिंग्स अमंग हिंदू। हिंदू के लिए एक फीलिंग्स, देखो फीलिंग्स जब आएगी ना तो उसको एक फिगर देना भी कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि उसको आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे, हम नेशन नेशन बोल रहे हैं, तो अब नेशन को समझने के लिए, जानने के लिए एक फिगर की जरूरत पड़ी कि हम कैसे समझे कि ये हमारा है। तो उसके लिए हमने एक फीमेल फिगर को चुना, और फीमेल फिगर को ही हमने इसलिए चुना क्योंकि जो सेग्रीगेशन हो गया, सेपरेशन हो गया, इसकी जो फीलिंग होती है लव की, ये सारी की सारी एक फीमेल फिगर में ही अच्छी होती है, एक फीमेल में होती है। तो इसीलिए हमने भारत माता चुना, एक फीमेल फिगर चुना। जैसे जर्मन की जर्मेनिया थी, मैरिना थी फ्रांस की, यूरोप की, तो वैसे ही हमने भारत के लिए भारत माता को चूज किया, एक फीमेल एस्थेटिक फिगर बना दिया गया कि ये जो फीमेल फिगर है ये भारत को इंडिकेट करेगा। तो ये जो पूरी लैंड है, पूरी जो जमीन है इंडिया का, जो लैंड एरिया है, ये किसमें ऐड हो जाता है, इसको हमने भारत माता इंडिकेट कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो फिगर फॉर्म किया था ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। ही ऑल्सो कंपोज अ नेशनल सॉन्ग, और इन्होंने ही नेशनल सॉन्ग भी दिया था। ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये 1 मार्क में पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइम में कि नेशनल सॉन्ग किसने कंपोज किया था, वंदे मातरम। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने फर्स्ट जो फॉर्म किया था भारत माता का फिगर किसने फॉर्म किया था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। वंदे मातरम सॉन्ग किसने दिया था, कंपोज किया था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। लेटर इंक्लूड्स दिस हाइमन इन द नॉवल आनंद मठ, और बाद में ये जो वंदे मातरम सॉन्ग था, बाद में इन्होंने अपनी एक नॉवल आनंद मठ में भी इस सॉन्ग को लिखा था। पहले इन्होंने दिया, फिर इसको एक नेशनल सॉन्ग का टाइटल दिया गया, और उसके बाद इसको नॉवल थी उनकी आनंद मठ, उसमें भी डाल दिया गया था। अबिंदनाथ टैगोर पेंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता। जो सबसे पहले देखो फॉर्म किसने करी थी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, और पहली बार जो प्रिंट करी थी अबिंद्रनाथ टैगोर में। तो देखिए ये दोनों के जो काम है दोनों के अलग है, एक ने फॉर्म की है। तो जब भी आए कि हु इज द पेंटर, हु इज पेंटिंग भारत माता, तो आप अबिंद्रनाथ टैगोर करोगे, और फॉर्म पूछा जाए तो आप बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लिखोगे। हर जगह भारत माता या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय नहीं लिखोगे। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, फॉर्म पूछ रहा है, इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, या फिर ये पूछ रहे हैं कि पेंट किसने किया। पेंट जिसने किया वो थे अबिंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने सबसे पहले भारत माता की जो इमेज थी उसको पेंट किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर बिगेन कलेक्टिंग बैलड्स, नर्सरी राइम्स एंड मिथ्स। जो ये रविन्द्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने क्या करा, जो नर्सरी राइम्स हो गए और मिथ्स हो गए, उनको सबको कलेक्ट करना शुरू किया। राइम सॉन्ग्स वगैरह हो गए, उनको कलेक्ट करना शुरू करा। क्यों कलेक्ट करना शुरू करा, इसलिए कलेक्ट करना शुरू करा क्योंकि उसी से तो लोगों के अंदर फीलिंग्स आएगी, सॉरी, उसी से तो लोगों के अंदर क्या आएगी, फीलिंग्स आएगी। लोगों को गा गा कर वो सुनाएंगे, अपनी हिस्ट्री के बारे में बताएंगे कि ऐसे ऐसे था। सॉन्ग को सुनाएंगे जिसमें वो
उनके देश के लिए जो उन्होंने किया है उसको सुनाया जाएगा, तभी तो लोग एक साथ आएंगे कि उन्होंने क्या चीजें फेस करी हैं। देखिए, भारत माता इज पोर्ट्रेट एज एन एस्थेटिक फिगर से इज काम, कंपोज, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल। ये जो भारत माता का पोर्ट्रेट था, ये एस्थेटिक फिगर था। इसमें क्या था, वो काम, बिल्कुल शांत दिखाई दे रही है, कंपोज, डिवाइन, स्पिरिचुअल फिगर दिखाया गया है उनका। इन सब्सिक्वेंट ईयर्स द इमेज ऑफ भारत माता एक्वायर्ड मैनी डिफरेंट फॉर्म्स एज इट सर्कुलेटेड इन पॉपुलर प्रिंट्स एंड वाज पेंटेड बाय आर्टिस्ट। और उसके बाद में जो भारत माता का फिगर था वो सर्कुलेट हुआ, अलग अलग आर्टिस्ट थे, अपने अपने अकॉर्डिंग उन्होंने उसमें चेंजेस स्टार्ट कर दिए। पहले बिल्कुल एक काम और स्पिरिचुअल था, बिल्कुल एक सन्यासी के रूप में था, ऐसा था बिल्कुल शांत, जो कि एक होता है ना कि हाँ ये ने भारत के निवासी हैं, इस टाइप का बिल्कुल साधु संत वाली सन्यासन की फोटो बनाई गई थी। बट उसके बाद जैसे जैसे न्यू न्यू आर्टिस्ट आए, उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस कर दिए। और फिर तो उसके बाद बहुत सारे पॉपुलर आर्टिस्ट थे जिन्होंने इसको पेंट किया था, प्रिंट किया था। डिवोशन टू दिस मदर फिगर केम टू बी सीन एज एविडेंस ऑफ वंस नेशनलिज्म। इस फिगर को देखकर ऐसा लगता था कि हाँ ये एक मदर की फिगर है, जो एक एविडेंस है नेशनलिज्म का। उसको देखकर अपने आप ही एक नेशन की फीलिंग आ जाती थी, क्योंकि वो जो फिगर बनाया गया था ना, वो ऐसा फिगर था, आप उसको देखते ही बोल दोगे कि हाँ ये कहाँ का है, भारत का। तो ऐसा फिगर होना चाहिए कि जिसको देखते ही लोग बोल दे कि हाँ ये इस जगह का फिगर हो सकता है। वैसे ही फिगर भारत माता का बनाया गया था। आई होप आपको ये जो चीजें हैं क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है, ये देखिए, ये भारत माता का फिगर है, इस टाइप का बनाया गया। एक हाथ में माला है, ये कुछ चार्टर्ड है इनके हाथों में, तो बिल्कुल ही काम, कंपोज, बिल्कुल शांत इनका फिगर बनाया गया था। भारत माता अबिंद्रनाथ टैगोर 1905 notice that the mother figure here is shown as dispensing learning food and clothing, कि ये फूड दे रही है, हमें कपड़ा दे रही है, देखो क्लोथ दे रही है, फूड दे रही है, खाने के लिए कपड़े, किसान के लिए फसल दे रही है। The mala in one hand emphasize her aesthetic quality. Abhinavnath Tagore he tried to develop a style of painting that could be seen as a truly Indian. इस फोटो को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये क्या है, ये ट्रूली इंडियन है। फिगर को देखते ही पता चल जाए कि ये कहाँ का है और कैसे बनाया गया है। तो अगर इस टाइप से चीजें हो रही हैं, ठीक है, देखते ही पता चल रहा है, तो पता ये चलेगा कि हाँ ये भारत के निवासी। तो ऐसे फिगर को तो जब लोग देखते ही पता चल रहा है यहाँ से बिलोंग करता है, तो लोगों में फीलिंग क्यों नहीं आ जाएगी। तो ये हमारे भारत को इंडिकेट करता हुआ एक फिगर बनाया गया था, जिसकी वजह से लोगों में अब जो भी इसको देखता सब इससे जुड़ गए। मेरे लिए भी ये भारत, आपके लिए भी ये भारत माता, मतलब हर कल्चर, हर रिलीजन, हर ग्रुप के लिए भारत माता थी। तो सब इसके आगे जब नतमस्तक हो रहे हैं, सब इसके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, तो लोग जुड़े ना एक दूसरे से, फीलिंग्स आई ना कि ये कौन है, ये हमारी है, कौन है, ये हमारी है। जब हम एक चीज को सब मिलकर हाँ कर रहे हैं, तो वो लोगों को एक साथ लेकर आती है। ठीक है, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग ऑल्सो डेवलप फ्रॉम इंडियन फोकलोर, और ये इंडियन फोकलोर से भी डेवलप होती है। जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग है वो इंडियन फोकलोर से भी डेवलप होती है। इंडियन फोकलोर हो गए सॉन्ग्स वगैरह हो गए, ठीक है, ड्रामा हो गया, पोएम वगैरह हो गई, जिसके थ्रू वो दिखाया जाता है कि ये नेशनलिज्म को डेवलप कर रहे हैं। जैसे कि Natasha Shastri published a massive collection of Tamil folktales for the Southern India. इन्होंने इसके 4 वॉल्यूम, नताशा शास्त्री ने सदर्न इंडिया के जो फोकलोर थे उसके 4 वॉल्यूम को मैसिव कलेक्शन, उसका कलेक्शन किया था और उसको डेवलप किया था। He believed that folklore was national literature. It was the most trustworthy manifestation of people's real thoughts and characteristics. उनका ये बिलीव था कि जो नेशनल लिटरेचर के अंदर फोकलोर को डालना बहुत ही ट्रस्टवर्दी होता है, क्योंकि गानों को सुनकर ही, सॉन्ग्स को सुनकर, उसको देखकर हम अपने आप ही उसको क्लोज चले जाते हैं। जब आप देखते हो 26 जनवरी आती है या 15 अगस्त आता है, तो उसमें क्या करते हैं लोग, इस टाइप के गाने चलाते हैं। तो जो नहीं भी वहां पर पार्टिसिपेट कर रहा होता है, जो सुन भी रहा होता है ना, उसके अंदर भी प्राउड वाली फीलिंग आती है। देखो हमने तो कुछ भी नहीं करा, बट हमारे अंदर क्यों फीलिंग आ रही, क्योंकि हम इस कंट्री के रहने वाले सिटीजन है, गूज बम्स आ जाते हैं अपने आप ही। तो यही तो वो इमोशनल फीलिंग होती है जो नेशन को लेकर आती है। तो इन्होंने
वो एक थॉट होता है जो हमारे कैरेक्टर को प्रॉपर चेंज कर देता है। ये एक ट्रस्ट वर्दी चीजें थी जो नताशा शास्त्री को लगता था कि हाँ इससे थोड़ा बहुत चेंज आएगा ही आएगा। तो इस तरीके से जो ये फॉकलोर थे इन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था किसमें, नेशनलिज्म में। ये भी देखिए भारत माता का फिगर है। द फिगर ऑफ भारत माता इज अ कंट्रास्ट टू वन पेंटेड बाय अमिननाथ टैगोर। ये भी भारत माता का फिगर है जो सबसे पहले पेंट किसने किया था, अमिननाथ टैगोर ने किया था। फिर धीरे 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 ये और ज्यादा चेंज होते चले गए। हेयर शी इज शोन विद द त्रिशूल, यहाँ पर आपको त्रिशूल भी दिखेगा, ठीक है। स्टैंडिंग बिसाइड अ लॉयन, लॉयन भी है इनके साथ में, एन एलिफेंट, बोथ सिंबल ऑफ पावर एंड अथॉरिटेटिव। तो यहाँ पर ये जो फिगर बनाया गया है ना कि हाथ में त्रिशूल है, लॉयन है, एलिफेंट है, ये पावर को शो कर रहे हैं कि सारी जो पावर है वो नेशन के पास में है, नेशन जैसे चाहे उसको यूज कर सकता है। तो त्रिशूल का हाथ में होना, देखिए नेशनल फ्लैग भी है अपना और लॉयन भी है, इस पावर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इनके पास में सारी पावर है और ये उसको यूज कर सकती है। तो सारी पावर इनको इंडिकेट करती है, लॉयन का होना और साथ ही साथ एलिफेंट का होना। ये देखो एक सोसाइटी के वो एनिमल्स है जो कहीं भी चल रहे हैं तो लोग उनको छुपकर देखना या दूर से देखना पसंद करते हैं, क्यों, क्योंकि वो अलग ही प्रॉपर पावर को शो करने वाले एनिमल्स है। देखिए इंडियन फ्लैग, अब इंडियन फ्लैग का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था। अब इंडियन फ्लैग का क्या है, ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, बंगाल में जब ये चीजें चल रही थी मूवमेंट वगैरह, तो वहां पर बंगाल में एक स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था। बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था जिसके 3 कलर थे, ट्राई कलर इंडियन फ्लैग था जो डिजाइन किया गया था रेड ग्रीन एंड येलो से, रेड ग्रीन एंड येलो से डिजाइन किया गया था। इट हैड 8 लोटस रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड अ क्रिस्चियन मून रिप्रेजेंटिंग हिंदू एंड मुस्लिम। देखिए जब ये जो मून था ना, ये जो फ्लैग है और ये जो फ्लैग है ये दोनों ही डिफरेंट थे। ये सिर्फ स्वदेशी मूवमेंट में जब लोग चलते हैं तो होता है ना, बहुत लोग झंडा वगैरह लेकर चलते हैं, फ्लैग लेकर चलते हैं, कोई रैली निकल रही है, कोई मूवमेंट चल रहा है, तो उस टाइप से इन्होंने ये फ्लैग बनाया था। ये नेशनल फ्लैग नहीं था, सिर्फ स्वदेशी मूवमेंट का ये फ्लैग था जो कि फर्स्ट टाइम बंगाल में देखा गया था। तो इसमें क्या था, 8 लोटस थे ऊपर, फिर बीच में वंदे मातरम लिखा था, ये मून था और ये स्टार था जो कि हिंदू और मुस्लिम के रिलेशन को दिखाता था। पहले जब इंडिया ब्रिटिश इंडिया था ना, पहले देखो इंडिया को इंडिया नहीं बोला जाता था, ब्रिटिश इंडिया बोला जाता था। तो जब ब्रिटिश इंडिया था तो ब्रिटिश इंडिया 2 पार्ट में डिवाइड था। एक तो प्रिंसली स्टेट था, प्रिंसली स्टेट वो थे जहां पर राजा रूल करते थे, जहां पर राजा रूल करते थे वो क्या था, वो ब्रिटिश सॉरी प्रिंसली स्टेट वाला एरिया था। और जिस पर ब्रिटिशर्स रूल करते थे उसको प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिशर्स बोला जाता था, वो ब्रिटिश इंडिया या ब्रिटिश प्रोविंस वाला एरिया था। 2 एरिया में बटा था, एक प्रोविंस ब्रिटिश प्रोविंस हो गए और एक प्रिंसली स्टेट। तो जो ब्रिटिश प्रोविंस वाला एरिया था ना वो कितने थे, 8 थे, 8 प्रोविंसेस थे ब्रिटिश इंडिया के। कितने, 8 प्रोविंसेस थे ब्रिटिश इंडिया के। तो वो जो 8 लोटस आपको दिख रहे हैं वो 8 लोटस 8 ब्रिटिश प्रोविंसेस को दिखाते हैं, ठीक है। और बाकी प्रिंसली स्टेट थे, मून इसलिए था क्योंकि मुस्लिम्स थे और स्टार इसलिए था क्योंकि वो हिंदू को भी शो करता है। तो ये फ्लैग था जो वहां पर ले जाया गया था। तो इस एक फ्लैग से पूरी कंट्री, देखिए हिंदू और मुस्लिम सब एक साथ थे, दोनों ने मिलकर इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। ये हमें कैसे पता चलता है, ये हमें स्वदेशी मूवमेंट का जो फ्लैग है उसको देखते ही हमें पता चलता है। क्यों, क्योंकि देखो उसमें मून भी है, लोटस भी है, मतलब सारी ही चीजें उसमें आ गई जो कि कंट्री में रहने वाले सिटीजन को चाहिए होती है, ठीक है। तो सारी चीजें उसमें इंडिकेट कर रही है कि कहाँ मुस्लिम है, कहाँ हिंदू है, किसके लिए क्या शो करना है। तो ये वो फ्लैग था जब कब चलाया गया था, बंगाल में चलाया गया था जब स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो रहा था। स्वदेशी मूवमेंट का मीनिंग क्या था, स्वदेशी मूवमेंट का ये था कि बाहर की चीजों को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको हम बर्न कर देंगे, जला देंगे। फॉरेन क्लोथ्स को जब बैन किया गया था उस टाइम का बॉयकॉट वाला टाइम पीरियड चल रहा था, तब था ये। तो उसमें ये था ना कि हम बाहर की चीजों को यूज नहीं करेंगे, हम स्वदेशी अपने देश की जो चीजें हैं उनको यूज करेंगे। तो तब ये मूवमेंट चलाया गया था स्वदेशी
मूवमेंट। उसके बाद है गांधी जी हैड डिजाइन द ट्राई कलर स्वराज फ्लैग। स्वराज का मीनिंग मैं आपको बता चुकी हूँ, स्वराज का मीनिंग होता है अपना स्वयं का राज, उसे हम स्वराज बोलते हैं। तो गांधी जी ने स्वराज का एक फ्लैग बनाया था रेड ग्रीन एंड व्हाइट कलर का, रेड ग्रीन एंड व्हाइट कलर का गांधी जी ने एक स्वराज का फ्लैग बनाया था। ये है आपका नेशनल फ्लैग जो कि उस टाइम पर बनाया गया था। एंड हैड अ स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर, और बीच में स्पिनिंग व्हील भी दिया था। बीच में स्पिनिंग व्हील देने का मतलब ये था कि स्वराज लेकर आना, हम अपना काम खुद करेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट हम खुद की करेंगे और वो सेल्फ वर्कर बनेंगे, हमें किसी की हेल्प की जरूरत है, हम अपने देश के लिए खुद ब खुद सारी चीजें करेंगे। इसलिए बीच में इन्होंने स्पिनिंग व्हील डाला था। तो ये मीनिंग था स्पिनिंग व्हील का। सेंटर के अंदर जो रिप्रेजेंट कर रहा था गांधीयन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प, जो कि सेल्फ हेल्प को रिप्रेजेंट करता है कि हम अपनी मदद खुद करेंगे, हमें किसी भी बाहरी इंसान की जरूरत नहीं है। तो इसलिए गांधी जी ने स्वराज के इस फ्लैग को बनाया था। ठीक है, फर्स्ट वाला जो है वो स्वदेशी मूवमेंट का फ्लैग था और ये स्वराज मतलब नेशनल फ्लैग था, जिसमें सेल्फ हेल्प को खुद दिखाया गया है कि हमें किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं है, हम अपने लिए अपनी चीजों को खुद सॉल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। देखिए रीइंटरप्रिटेशन हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, अगर हम अपनी हिस्ट्री देखें तो हमारी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री रही है, बट जैसे ही ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने हमारी पूरी हिस्ट्री तबाह कर दी और उन्होंने हमें बताया कि हम तो कुछ भी नहीं थे, हम स्टार्टिंग से ही बैकवर्ड रहे हैं, प्रिमिटिव रहे हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, जो कुछ है वो ब्रिटिशर्स ही हैं। उन्होंने हमें इतना डिमोटिवेट किया, इतना डिमोटिवेट किया कि हम अपने आप को बिल्कुल डाउन टू अर्थ समझने लगे थे कि हमारे बस की तो कुछ भी नहीं है। अब ऐसा होता है ना, किसी पर्सन को बोले कि अरे तेरे बस की तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकता, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तो उसके अंदर जो मेंटेलिटी है ना वो उसकी वैसे ही बन जाएगी, वो ये सोचने लगेगा यार मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो ऐसी मेंटेलिटी किसने डाली थी इंडियंस के अंदर? ब्रिटिशर्स ने डाली थी। हमारी हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ के हमारे सामने शो किया था कि तुम्हारी हिस्ट्री तो कुछ भी नहीं थी, तुम कुछ भी नहीं कर सकते थे। बट एक्चुअल में अगर हम अपनी हिस्ट्री को देखें तो जैसा इंडिया रहा था ब्रिटिशर्स की गुलामी से पहले, वैसी तो कोई दूसरी कंट्री थी ही नहीं। जितना पावरफुल था खाने पीने के लिए, रहने पहनने ओढ़ने के लिए, जितनी चीजें इंडिया में थी, यहाँ की साइंस, यहाँ की पॉलिटिक्स, ठीक है, यहाँ की सोसाइटी, सब कुछ बहुत ही एडवांस थी। और इंडिया से बाहर के तो कंट्री का मतलब बहुत ही चीजें ही बुरी थी वहां की। तो इंडिया एक मॉडल हुआ करता था सबके लिए। बट कब? जब इंडिया ब्रिटिशर्स के आने से पहले उन्होंने आया, रूल किया, सारी चीजों को बर्बाद कर दिया। उससे पहले मुगल्स थे, उससे पहले की भी देखो, महाभारत देखो, आप रामायण देख लो, कितना डेवलप था। अब मुगल के टाइम में देख लो, ऐसा लगता है कुछ भी नहीं था हमारे पास में, बट ऐसा नहीं है। हम एक्चुअल से ही इंडिया बहुत अच्छी कंट्री रहा था। तो हमारे सामने जो दिखाया गया था ना वो गलत दिखाया गया था। अब वो उसी के थ्रू हम रीइंटरप्रिटेशन देखेंगे कि हमारी हिस्ट्री कैसी रही थी और हमें कैसा शो किया गया था। ब्रिटिश शो इंडियंस एज बैकवर्ड एंड इनकैपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्व्स। इंडियंस शो देयर हिस्ट्री एज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने इंडिया को शो किया कि वो बैकवर्ड है, इनकैपेबल है, गवर्न करने में किसी भी चीज के लिए वो क्या है, इनकैपेबल है। इंडिया को जो हिस्ट्री शो की गई थी एज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, इंडिया को ये बताया गया है कि तुम इनकैपेबल हो, तुम्हारी हिस्ट्री बिल्कुल बेकार है, जो भी तुम्हें कुछ मिला है वो सब किसके बाद मिला है? ब्रिटिश के गवर्नमेंट के बाद मिला है। ब्रिटिश के आने के बाद आपको एक ग्रेटेस्ट अचीवमेंट मिली है। उससे पहले क्या थे तुम? उससे पहले तुम कुछ भी नहीं थे। ऐसे शो किया गया था कि जो कुछ आज हो वो सब कुछ आप किसकी वजह से हो? ब्रिटिशर्स की वजह से हो। अगर ब्रिटिशर्स आपके ऊपर रूल करने नहीं आते तो आप क्या हो? नथिंग, आप कुछ भी नहीं हो। तो ऐसा उनको बताया गया था। दे रॉट अबाउट द ग्लोरियस डेवलपमेंट्स इन एंशिएंट टाइम्स व्हेन आर्ट and architecture, science and mathematics, religion and culture, law and philosophy, crafts and trade had flourished. The glorious time in their view was followed by the history of decline when India was colonized. फिर इंडिया के जो लोग थे उनको लग रहा था कि हमारे जो लोग हैं ना वो सप्रेस्ड हो रहे हैं, उनको रिप्रेस किया जा रहा है, दबाया जा रहा है। अगर हम अपनी हिस्ट्री के बारे में नहीं लिखेंगे, अपनी हिस्ट्री को उनको शो कर नहीं दिखाएंगे, अपनी हिस्ट्री के बारे में उनको नहीं बताएंगे, तो लोग अपने आप को हमेशा बैकवर्ड ही समझते रहेंगे। तो उनके अंदर अब एक फीलिंग लाने के लिए,
ठीक है, एक जोश के लिए हमें उन्हें अपनी हिस्ट्री बतानी पड़ेगी कि हमारी जो हिस्ट्री थी वो कैसी थी। तो लोगों ने फिर अपनी हिस्ट्री के बारे में लिखना शुरू करा, उसके साइंस के बारे में, एंशिएंट टाइप के बारे में, ग्लोरियस डेवलपमेंट के बारे में, मैथमेटिक्स हो गई, आर्किटेक्चर हो गया, फिलॉसफी, क्राफ्ट, ट्रेड, इन सभी के बारे में फिर लोगों ने लिखना शुरू करा। और जब लिखना शुरू करा, लोगों ने पढ़ना शुरू करा, तो उन्हें अपनी हिस्ट्री पता चली कि हमें जैसा बताया जा रहा था एक्चुअल में तो ऐसा कुछ था ही नहीं, बल्कि हम तो उनसे 4 कदम आगे ही थे। ठीक है, जो ग्लोरियस टाइम था वो कब से खराब हुआ, वाज फॉलोड बाय अ हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन। हिस्ट्री को डिक्लाइन कर दिया गया कब, जब इंडिया कॉलोनाइज्ड हो गया। किसका, ब्रिटिशर्स का। जब इंडिया कॉलोनाइज्ड हो गया तो हमारी हिस्ट्री को डिक्लाइन कर दिया गया। उन्होंने कहा तुम्हारी तो हिस्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं करते तुम और ना ही कुछ हो, ऐसा बताया गया था। क्योंकि देखो लोग, नई नई जनरेशन आती रहती है तो उन्हें तो जो बताया जाएगा वो वही समझेंगे। तो उस टाइम पर भी यही था, उनको उनके हिस्ट्री के बारे में बताया ही नहीं गया था। तो जो सोसाइटी के लोग थे जो नेशनलिज्म चाह रहे थे, उन्होंने उसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में लिखना शुरू करा। तब लोगों को जाकर पता चला यार बहुत कुछ था हमारी हिस्ट्री में तो, और हम क्या समझ रहे थे। These nationalist histories urge the reader to take pride in India's grave achievement in the past and struggle to change the miserable condition of if अंडर ब्रिटिश रूल। तो जो नेशनलिस्ट थे, जब उन्होंने अपनी हिस्ट्री को दिखाया, रीडर्स ने उनको पढ़ा, तो उनमें एक प्राइड की फीलिंग आई, वो प्राउड करने लगे देश के ऊपर। इंडिया की जो ग्रेट अचीवमेंट थी, उनको लगा यार मतलब इंडिया तो बहुत काम की चीज था, बहुत कुछ करा है इन्होंने। तो जो पास्ट में उनका जो स्ट्रगल था ना, उसकी वजह से काफी सारी जो कंडीशन है वो चेंज हो गई थी। कब, अंडर ब्रिटिश रूल। जब ब्रिटिशर्स ने रूल करा तो उस टाइम पर चीजें काफी चेंज हो गई थी। इवन काफी क्या हद तक सभी चेंज हो गई थी। उससे पहले इंडिया बहुत कुछ था। ये चीजें लोगों को पता लगने लगी तो चौड़ में घूमने लगे। पहले क्या था, डरपोक टिमिड टाइप के घूम रहे थे, बट जैसे ही उनको उनकी हिस्ट्री के बारे में पता चला यार हम तो बहुत पावरफुल लोग हैं, तो ऐसे चौड़ में आ गए। हाँ, कौन क्या बोल रहा था भाई कि हम कैसे थे। मींस इस टाइप की सिचुएशन वहां पर अब बनने लगी थी। दीज एफर्ट्स टू यूनिफाई पीपल, और ये जब उनको बताया गया कि हिस्ट्री के बारे में, तो लोग यूनिफाई हो गए। वन नॉट विदाउट प्रॉब्लम्स, अब उनमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं थी क्योंकि पास्ट सबका सेम था। व्हेन द पास्ट बीइंग ग्लोरीफाइड वाज हिंदू, व्हेन द इमेज सेलिब्रेटेड वर ड्रॉन फ्रॉम हिंदू आइकॉनिक ग्राफिक, देन पीपल ऑफ अदर कम्युनिटीज फेल्ट लेफ्ट आउट। अब यहाँ पर क्या था, जब हिंदू की हिस्ट्री को ग्लोरीफाई किया गया, शो किया गया, इमेज दिखाई गई, वो उसको सेलिब्रेट करने लगे, वो एक आइकन बन गए बाकी सभी के लिए कि इनका तो, इनकी जो हिस्ट्री वो तो काफी महान ग्रेट रही थी, वो एक आइकॉनिक हो गया। पीपल्स ऑफ अदर कम्युनिटी फेल लेफ्ट आउट, जो बाकी अदर कम्युनिटी के थे वो अपने आप को ऐसा फील करने लगे यार हम तो बाहर ही, हमारा तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि अब तक सिर्फ ब्रिटिशर्स के बारे में था। अब इनके बारे में जो अदर कम्युनिटी थे वो लेफ्ट आउट फील करने लगे, और ब्रिटिशर्स को भी कहीं ना कहीं ये डर लगने लगा था कि यार इन्हें तो अब अपने बारे में पता चल चुका है, तो हमारी सुनेंगे ही क्यों। अब तक हमने इनको डरा धमका कर, झूठ झूठ बोलकर बता रखा था, अब उन्हें उनकी एक्चुअल जो पावर थी ना उसके बारे में पता चल चुका है, तो ये हमारी अब सुनेंगे ही क्यों। तो ये थी आपकी रीइंटरप्रिटेशन हिस्ट्री, जिसमें इंडिया की हिस्ट्री के बारे में बताया गया था और लोगों को उनकी जो रियलिटी थी उसके बारे में पता चला था। देखो जब भी अगर आपका क्वेश्चन आता है ना, ये 5 नंबर का इवन क्वेश्चन आएगा, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, तो सबसे आपका पहले आप नेशनलिज्म के बारे में लिखो, इंट्रोडक्शन लिखो, देन उसके बाद में आप भारत माता के बारे में लिख सकते हो, फोकलोर के बारे में लिख सकते हो। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। फोर्थ हो गया आपका ये रीइंटरप्रिटेशन हो गया। 3-4 नंबर में आप ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका कंक्लूजन। अब देखिए कंक्लूजन क्या था। कंक्लूजन से पहले हम इस क्वेश्चन पे ही बात कर लेते हैं एक बार दोबारा से। जब भी 5 नंबर का इवन क्वेश्चन आएगा, आप इंट्रोडक्शन लिख दो, भारत माता के बारे में लिख दो, रीइंटरप्रिटेशन हिस्ट्री लिख दो आपकी। ठीक है, कितने आपके 3 पॉइंट हो गए। चौथे पॉइंट में फोकलोर लिख दो, ठीक है, और इमेज वगैरह बता दो, फोक सॉन्ग्स हो गए, बुक्स हो गई, स्वदेशी मूवमेंट बता दो, कि इंडियन फ्लैग के बारे में बता दो। तो इस टाइप से करके आप 5 पॉइंट अपने बना सकते हो। फर्स्ट पॉइंट में क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, सेकेंड पॉइंट में भारत माता के फिगर को बता दो, थर्ड में स्वदेशी मूवमेंट, फिर रीइंटरप्रिटेशन हिस्ट्री हो गई, और फोकलोर फोक सॉन्ग्स के बारे में बता दो। इस टाइप से आप सबको एक एक करके एक्सप्लेन कर दोगे तो आपका 5 नंबर का एक प्रॉपर अच्छा सा क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, तो जो ये चैप्टर था आपका
यही फाइनली फिनिश होता है। अभी कंक्लूजन को करेंगे, ठीक है। तो फाइनली आपका जो चैप्टर था खत्म हो गया। हमने बहुत ही अच्छे से डीपली इस चैप्टर को कवर किया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट वगैरह करके पूछ सकते हो, और ये जो नोट्स है इनको प्लीज नोट करते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। ओके, चलिए कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन क्या था? ग्रोइंग एंगर अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट। लोगों के अंदर एंगर क्या कर रहा था? एंगर ग्रो कर रहा था किसके अगेंस्ट? कॉलोनियल गवर्नमेंट। कॉलोनियल गवर्नमेंट मींस जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके लिए लोगों में गुस्सा उत्पन्न हो रहा था, मतलब एंगर ग्रो कर रहा था। ब्रॉट वेरियस ग्रुप्स आर क्लासेस टुगेदर। इसी एंगर की वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ जो रिलीजियस थे और जो ग्रुप थे वो सारे के सारे एक साथ आ गए थे, क्योंकि सभी को ब्रिटिशर से ही बदला लेना था। जब सभी को ब्रिटिशर से ही रिवेंज लेना है तो सब एक साथ आ गए। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या थी? द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप महात्मा गांधी। और यहाँ ये सारी चीजें किसकी लीडरशिप में हो रही थी? महात्मा गांधी की। देखिए ये जो पूरा चैप्टर है ये हमने किसके पर्सपेक्टिव से पढ़ा है? महात्मा गांधी के पर्सपेक्टिव से पढ़ा है। इसीलिए इस पूरे चैप्टर में गोल 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 करके कौन घूम रहे हैं? महात्मा गांधी घूम रहे हैं। हमने किसके फ्रंट ऑफ से पढ़ा है ये चैप्टर? महात्मा गांधी से। मतलब मेन रोल इसमें महात्मा गांधी का था, उनके अकॉर्डिंग ये पूरा चैप्टर हमने कवर किया है। एक तरीके से हमने महात्मा गांधी को स्टडी किया है इस चैप्टर में। ट्राई टू चैलेंज पीपल ग्रीवेंस इनटू ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस। तो महात्मा गांधी की लीडरशिप में काफी सारे मूवमेंट ऑर्गेनाइज किए गए थे, जिनको पहले तो स्टार्ट किया गया, फिर उनको दोबारा कॉल ऑफ कर दिया गया। तो यही चीजें चल रही थी। थ्रू सच अ मूवमेंट एट द नेशनलिस्ट ट्राई टू फॉर नेशनल यूनिटी। ये जो मूवमेंट चलाए गए थे इसमें नेशनल यूनिटी ही जगह थी, नेशनल यूनिटी को लाया गया, और लास्ट तक जाते 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 लोग कहीं ना कहीं एक यूनिटी में आ ही गए थे। डाइवर्स ग्रुप एंड क्लासेस पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट्स विद एस्पिरेशन एंड एक्सपेक्टेशन। डिफरेंट जो ग्रुप थे, डाइवर्स ग्रुप थे, डाइवर्स क्लासेस थी, उन सभी ने देखिए पार्टिसिपेट तो किया था इस मूवमेंट में। मूवमेंट में तो पार्टिसिपेट सभी ने किया था, बट जो सबकी एक्सपेक्टेशन और एस्पिरेशन थी ना वो सबकी डिफरेंट थी। मैंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, मेरे लिए इस मूवमेंट का जो मीनिंग था वो डिफरेंट था। किसी दूसरे सिंगल पर्सन ने पार्टिसिपेट किया, उसके लिए इस मूवमेंट का मीनिंग डिफरेंट था। मतलब सभी के लिए इसके जो मीनिंग थे वो डिफरेंट डिफरेंट थे। सबने सिर्फ इंडिपेंडेंट के लिए नहीं, किसी ने जैसे पीजर ने पार्टिसिपेट किया, उनको रेंट ना देना पड़े, रेवेन्यू ना पे करना पड़े, बिजनेसमैन ने दिया उनके लिए टैक्स कम हो जाए, ठीक है, उनका बिजनेस आगे बढ़ जाए। तो जिन लोगों ने भी मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया सबके लिए उस मूवमेंट का जो मीनिंग था वो सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट था। सबने सिर्फ सेम चीजों के लिए उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, बट उसका कंक्लूजन टोटल ये निकलता है कि पार्टिसिपेट करना जरूरी था, जो कि लोगों ने किया। बेशक उनके लिए उसका मीनिंग डिफरेंट रहा हो, बट मेन था कि अगर कंट्री को यूनिफाई कराना है और इंडिपेंडेंस दिलानी है तो सबका एक साथ आना जरूरी था, जो कि हुआ था। लोगों की मेंटालिटी जो भी रही हो, जिस भी रीजन से उन्होंने पार्टिसिपेट किया हो, मेन था कि उन लोगों ने पार्टिसिपेट उसमें किया। देखिए चैलेंज, और इसके चैलेंजेस क्या क्या थे? द कांग्रेस कॉन्टिन्यूसली अटेम्प्ट टू रिजॉल्व डिफरेंसेस एंड एंश्योर दैट द डिमांड्स ऑफ वन ग्रुप डिड नॉट एलिमिनेटेड अनदर ग्रुप। और यहाँ सबसे बड़ा रोल था कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि उस टाइम पर सिर्फ एक ही पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी। अब कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी? ना तो वो किसी को छोड़ सकती है ना वो पकड़ सकती है। कांग्रेस पार्टी जो ज्यादातर वो जो बिजनेस क्लास थी, रिच पीजन थे, उनको सपोर्ट किया करती थी पुअर के कंपैरिजन में। अब क्या थे, मूवमेंट तो हमेशा पुअर से चलते हैं, भीड़ तो पुअर ही लेकर आएंगे ना। तो ये ना तो बिजनेसमैन को छोड़ सकती थी, जो हायर सोसाइटी थे उनको छोड़ सकती थी लोअर सोसाइटी को पकड़ने के चक्कर में। अगर हायर सोसाइटी को छोड़ती तो आधा सा उसका बेस छूट जाता, और अगर लोअर सोसाइटी को छोड़ती तो इनका जो सपोर्ट था, जो मेजोरिटी थी, वो छूट जाती। तो बहुत ही बैलेंस बनाकर कांग्रेस ने काम किया था। बट कई बार ऐसा हुआ कि उन्होंने हायर सोसाइटी के लिए लोअर सोसाइटी को छोड़ भी दिया था, तो जिसके चलते उनके माइंड में ये चीजें आ गई थी कि भाई हम इसमें पार्टिसिपेट क्यों करें, ये कांग्रेस पार्टी तो हमारे सुन ही नहीं रही है, हमारे लिए काम ही नहीं कर रही है, तो हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ऐसी भी कई बार सिचुएशन बन गई थी। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था कांग्रेस पार्टी के लिए कि किसका साथ दे और किसको वो लेफ्ट आउट करे या एलिमिनेटेड, किसकी डिमांड को वो मनवाए। और क्योंकि देखो पीजेंट क्या चाहते थे कि ये जो लैंड ओनर्स हैं ये इनको टैक्स फ्री कर दे, इनको टैक्स ना देना पड़े, ठीक है, और इनको लैंड भी दे दे फ्री में। और जो हायर सोसाइटी लोग थे वो चाहते थे कि उनको चीप लेबर मिले और उनको टैक्स मिले।
अब दोनों की डिमांड वो कैसे फुलफिल होगी? कांग्रेस किससे डिमांड फुलफिल करवाई? क्योंकि दोनों की डिमांड डिफरेंट डिफरेंट थी। अगर एक के बनवाती तो दूसरे के साथ कंट्रास्ट हो जाता, दूसरे के बनवाती तो उसके साथ कंट्रास्ट हो जाता। इसलिए सबसे बड़ा चैलेंज इस पार्टी के लिए ही था। दिस इज प्रीसियसली बाय द यूनिटी विद इन द मूवमेंट ऑफ ब्रेक डाउन। और इसकी वजह से जो यूनिटी थी ना वो भी ब्रेक डाउन हो गई थी, टूट गई थी। क्योंकि हायर सोसाइटी का ज्यादा साथ देती थी कांग्रेस पार्टी, तो जो पुअर सोसाइटी थी उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया था। तो जो यूनिटी थी वो क्या हो गई? ब्रेक डाउन हो गई थी यहाँ पर। और ऐसी सिचुएशन में कंट्री का यूनिटी होना बहुत जरूरी था। फेस ऑफ डिसयूनिटी एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्रुप्स, लोगों के अंदर डिसयूनिटी आ गई थी और जो कॉन्फ्लिक्ट आ गए थे दोनों ग्रुप के बीच में, हायर सोसाइटी और लोअर सोसाइटी के बीच में। और ये सब कुछ क्यों हुआ था? कांग्रेस की वजह से। What was emerging was a nation with many voices wanting freedom from colonial rule। अब ये सब साथ क्यों आए? साथ आने का इनका सिर्फ ये रीजन था कि ये सब ब्रिटिशर्स को हटाना चाहते थे। फिर लोगों ने सोचा हम आपस में ही क्यों लड़े, हम सब मिलकर उनको क्यों नहीं हटा देते जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर फाइनली जाकर ब्रिटिशर्स को जब हटाने की बात हुई तो जो पूरी कंट्री थी वो एक हुई थी। अब देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट, ये लास्ट टॉपिक है, क्विट इंडिया मूवमेंट। अब देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट क्या था? क्विट इंडिया मूवमेंट में फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, एक था क्रिप्स मिशन था। क्रिप्स मिशन में क्या था? द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन एंड द इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड क्रिएटेड वाइडस्प्रेड डिसकंटेंटमेंट इन इंडिया। देखिए क्रिप्स मिशन में आपको बता देती हूँ। क्रिप्स ये थे आपके ये सॉफ्टवुड क्रिप्स, इनको इंडिया भेजा गया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम में। 1939 से 1945 के बीच में जो थी आपकी वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई थी। तो सॉफ्टवेयर जो क्रिप्स थे उनको इंडिया भेजा गया था क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था ना तो इंडिया भी उथल पुथल कर रहा था फ्रीडम के लिए, इंडिया भी आवाज उठा रहा था। तो सॉफ्टवेयर क्रिप्स को इंडिया में भेज दिया गया कि तुम जाओ वहां के लोगों को शांत कराओ, उनको ये बोलो कि हमें पहले वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म कर लेने दो, उसके बाद हम इंडिया आएंगे, जैसा तुम बोलोगे वैसे करेंगे। तुम्हें डोमिनेंस स्टेटस चाहिए, डोमिनेंस स्टेटस दे देंगे, तुम्हें जैसी फ्रीडम चाहिए हम वैसी फ्रीडम तुम्हें दे देंगे। मतलब तुमसे हम बाद में बात करेंगे, पहले हमें चुप रहो तुम लोग, हमें पहले वर्ल्ड वॉर सेकंड करने दो, ऐसा ब्रिटिशर्स ने इंडिया से कहा था। इसीलिए उन्होंने सॉफ्टवेयर क्रिप्स को इंडिया में भेजा था कि तुम इंडिया जाओ, वहां के लोगों को शांत करो और उनको बोलो कि अभी तुम चुप रहो जब तक हम वर्ल्ड वॉर सेकंड कर रहे हैं, तुमसे हम बात करेंगे वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में बात करेंगे। इसलिए उन्होंने सॉफ्टवेयर क्रिप्स को भेजा गया था। तो ये जो मिशन था इसको क्रिप्स मिशन बोला गया। तो क्रिप्स मिशन ये पूरी तरीके से फेल हो गया था। क्यों हुआ था फेल? द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन एंड द इफेक्टेड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड। क्यों? वर्ल्ड वॉर सेकंड की वजह से ये मिशन उनका फेल हो गया था। अब देखेंगे कैसे फेल हुआ था। द मिशन वाज हेडेड बाय सीनियर मिनिस्टर सॉफ्टवेयर क्रिप्स। ये मिशन कौन चला रहा था? सॉफ्टवेयर क्रिप्स चला रहे थे। इनको इंडिया भेजा गया था इंडियंस को चुप कराने के लिए। ही वाज आल्सो अ मेंबर ये मेंबर थे द कोलिशन वॉर कैबिनेट लेड बाय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल। ये जो विंस्टन चर्चिल है ना, ये उस टाइम ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे। ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। इन्होंने जो सॉफ्टवेयर क्रिप्स थे ये इनके कैबिनेट मिनिस्टर थे, कैबिनेट मेंबर थे, who had long been the leader of the movement to block Indian independence। उन्होंने कहा था वहां जाओ और ये जो इंडिपेंडेंस की मांग कर रहे हैं ना इंडिया, उसको रोक लगा दो। इसलिए क्रिप्स को भेजा गया था कहां पर? इंडिया पे, कि इनकी जो आवाज है ना, इनको आवाज को दबा दो और उनको ब्लॉक कर दो कि ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस की मांग कर रहे थे ना, इसको ब्लॉक कर दो, रोक लगा दो, इनको चुप करा दो और इनको जाकर ये बोलो कि हम तुमसे बाद में बात करेंगे, पहले हमें वर्ल्ड वॉर सेकंड लड़ने दो। इसी का फायदा उठा लिया किसने? इंडियंस ने। दिस लेड गांधीजी लॉन्च ऑफ मूवमेंट कॉलिंग फॉर कंप्लीटली विड्रॉल ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। इसी के चलते महात्मा गांधी ने एक न्यू मूवमेंट लॉन्च किया, एक न्यू मूवमेंट लॉन्च किया और उस मूवमेंट ने कहा कि देखो भाई, अभी तक हम सिविल डिसोबीडियंस चला रहे थे, हम सीडीएम चलाया, हमने काफी सारे मूवमेंट चलाए थे हमने। अब हमें क्या है? अब हम कोई भी मूवमेंट नहीं चला रहे, अब हमें अथॉरिटी नहीं चाहिए, अब हमें कंप्लीटली रूल चाहिए हमारा। अब तुम यहाँ से छोड़ कर ही चले जाओ। पहले क्या था? पहले हम सिर्फ तुमसे कुछ डिमांड पूरी करवा रहे थे अपनी। हम क्या कर रहे थे? सिर्फ कुछ अपनी डिमांड्स को फुलफिल करवा रहे थे कि सिर्फ हमारी डिमांड फुलफिल कर दो, तुम रूल करते रहो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अब उन्होंने क्या कहा? नहीं, अब हमें डिमांड्स फुलफिल नहीं करानी, हमें क्या चाहिए? कंप्लीटली विड्रॉल चाहिए। किससे? ब्रिटिशर्स से, कि तुम इंडिया को छोड़कर ही
चले जाओ, अब हमें पूरा राइट चाहिए हमारे इंडिया पे हमारा। पहले हम बोल रहे थे डोमिनेंस स्टेटस दे दो, हमारी डिमांड ही मांग लो, कुछ तो करो हमारे लिए। उन लोगों ने हमारी एक भी नहीं सुनी थी। तो अब उन्होंने क्या कहा, अब उन्होंने जो मूवमेंट लॉन्च किया वो था क्विट इंडिया मूवमेंट, कि तुम इंडिया ही छोड़कर चले जाओ। द कांग्रेस वर्किंग कमेटी इट्स मीटिंग इन वर्धा ऑन 14 जुलाई 1942। वर्धा में उनकी मीटिंग हुई थी, 14 जुलाई 1942 को हुई थी। पास द हिस्टोरिक क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, वहां पर ये जो हिस्टोरिक क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास कर दिया गया। मतलब इस मीटिंग हुई थी कि इस मूवमेंट को चलाना है, तो सबने इस रेजोल्यूशन को पास कर दिया कि हाँ ठीक है चलाओ। इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडियंस एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, और इमीडिएट ये जो पावर थी इसको ट्रांसफर कर दिया गया था सभी को कि ये मूवमेंट चलेगा, और सब इस चीज के लिए एग्री भी थे। ठीक है, सब इस मूवमेंट के लिए क्या कर गए थे, एग्री कर गए थे कि इंडिया में अब ये मूवमेंट चलाया जाएगा। हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्डेड, अभी मूवमेंट अनफोल्डेड कैसे हुआ? ऑन 8 अगस्त 1942 इन बॉम्बे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी endorsed the resolution which called for a non-violent mass struggle on the widest possible throughout the country। पूरी कंट्री में ये मूवमेंट चलाया गया, और कहां से स्टार्ट हुआ, बॉम्बे से स्टार्ट हुआ था ये रेजोल्यूशन। और ये भी देखो मूवमेंट वैसे ही था, उन्होंने कहा मूवमेंट उसी तरीके से करेंगे जैसा हम पहले से करते आ रहे हैं, नॉन वायलेंट ही मूवमेंट रहेगा, कोई वायलेंस नहीं होगा। बट अब हमें क्या चाहिए, हमें अपनी कंट्री पे प्रॉपर हमारा ही राइट चाहिए। क्विट इंडिया मूवमेंट था। तो गांधी जी डिलीवर द फेमस डू और डाई स्पीच, गांधी जी की ये फेमस स्पीच है डू और डाई, करो या मरो। यहाँ पर मरने का मतलब ये था कि हम लड़ाई करेंगे, मरेंगे, हिंसा करेंगे, नो। यहाँ इनका मीनिंग ये था कि हम अपने मतलब जो उनकी डिमांड थी कि तुम भारत छोड़ो, इस डिमांड को मनवाते मनवाते चाहे हम मर जाएं, लेकिन हम अपनी इस मूवमेंट को पूरा कर ही रहेंगे, तुम्हें यहाँ से भगा कर ही रहेंगे, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। तो ये उनकी स्पीच थी जिसमें उन्होंने डू और डाई को बोला था। ये नहीं था कि हम मारेंगे, उनका ये था कि हम इस मूवमेंट को करते करते अगर हमें नहीं मिला तो हम मर जाएंगे, बट हम इसको छोड़ेंगे नहीं। इसी के चलते अब आपको क्या लगता है ब्रिटिशर्स चुप रहे होंगे? बिल्कुल चुप नहीं थे, वो आ गए। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने अरेस्ट वारंट जारी करवा दिया। अरेस्ट वारंट जारी करवाने के लिए उन्होंने पूरी कांग्रेस पार्टी को उठाकर जेल में डाल दिया, पूरी कांग्रेस पार्टी को उठाकर जेल में डाल दिया। उस टाइम पर जवाहरलाल नेहरू वगैरह जितने बड़े बड़े लीडर थे सब कहाँ चले गए, जेल में चले गए थे। इस टाइम पर जवाहरलाल नेहरू ने अपनी एक डिस्कवरिंग ऑफ इंडिया अपनी बुक भी लिखी है, जब वो जेल में ही थे लिखे थे। अब क्या थे, महात्मा गांधी वगैरह सब जेल में चले गए। अब बाहर से इस मूवमेंट को कौन हैंडल करेगा? द कॉल ऑफ क्विट इंडिया ऑलमोस्ट ब्रॉट द स्टेट मशीनरी टू अ स्टैंडस्टिल इन लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री एज पीपल वॉलंटियरली थ्रो themselves into the thick of the movement। पूरी कंट्री इस मूवमेंट में शामिल हो गए। पीजर्स हो गए, फार्मर्स हो गए, लेबर्स हो गए, वर्कर्स हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, बिजनेसमैन हो गए, सभी लोग, इवन जो पार्टी के मेंबर्स थे वो भी इसमें शामिल हो चुके थे। तो सभी लोग इसमें शामिल हो गए थे। अब वो लोग तो जो बड़े बड़े मेन लीडर थे उनको तो जेल में डाल दिया गया था ब्रिटिशर्स ने। इट ऑल्सो शो द एक्टिव पार्टिसिपेंट। अब उनके बाद कौन संभालेगा? वो जो पार्टी थी अब कौन संभाले? उसके बाद संभाली जयप्रकाश नारायण थे, अरुणा असफ अली थे, राम मनोहर लोहिया थे, एंड मैनी वुमेन्स भी थी। मातंगी हजरा थी, बंगाल कनकलता बरुआ थी, असम से रमा देवी थी, उड़ीसा से, ठीक है, ये सारी फीमेल थी जिन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। कब? जब सारे के सारे जो मेन लीडर थे उनको ब्रिटिशर्स ने कहा जेल में डाल दिया गया। तो वो बोल रहे थे एक तो पहले ही हम परेशान है, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, और ऊपर से ये भी चुप नहीं बैठ रहे हैं। तो इसी का फायदा इंडिया ने उठाया कि वहां तो प्रॉब्लम में है ही है, और साथ ही साथ यहाँ से उन्होंने भी अपना हाथ साफ कर लिया, उन्होंने भी यहाँ से मूवमेंट वगैरह शुरू कर दिए। The British responded with much force yet it took more than a year to suppress their movement। और इस मूवमेंट के बाद उनको काफी सप्रेस फील हुआ, काफी सालों तक चला। देखो 1942 का टाइम पीरियड था ये, 47 आते आते इंडियन को इंडिपेंडेंस मिल गई थी। तो फाइनली खुश हो जाओ, ये हमारा चैप्टर था जो कि खत्म हो चुका है। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स तो है ही, अपना कमेंट करो, ठीक है। और आपको वीडियो कैसी लगती है इसके लिए भी आप कमेंट करो, बताइए कि कैसी लग रही है, ठीक है। तो बाय बाय, टाटा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ में। आज ये चैप्टर फिनिश हो गया, ठीक है, नया चैप्टर करेंगे, देखते हैं कौन सा लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे एक न्यू चैप्टर के साथ।